बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे हम बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। तो ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। उसमें एसेट और उसमें कौन कौन सी टाइप्स होती है नॉन करेंट एसेट के अंदर, एंड लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी के अंदर नेचर अकाउंटिंग क्या होती है इसकी एसेट्स की, और लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी की जो कैटेगरीज हैं उसकी नेचर, डेबिट और क्रेडिट, ये सब आज की इस वीडियो में और डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। एक एक चीज को सीखने को मिलेगा, लेकिन आपके लाइक्स हिसाब से ज्यादा होना चाहिए और वीडियो अच्छी लगे एंड में शेयर भी कर दिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट को बनाने का, और फिर उसमें जो टाइप्स होंगी करंट एसेट्स की, नॉन करंट एसेट्स की, लायबिलिटीज की, नॉन करंट लायबिलिटीज, और उसके अलावा ऑनर इक्विटी वगैरह, ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पे एक जीरो हमारे पास शीट ऐड करी हुई है मैंने, और इसके अंदर फर्स्ट मैं यहाँ पर कैटेगरी ऐड करूंगा एसेट्स, और एसेट्स के साथ एक कॉलम में ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। यहाँ पर मैं अमाउंट एंटर कर रहा हूँ। अमाउंट एंटर करने के बाद फिर एक 4 कॉलम के अंदर आ जाएगा हमारे पास लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी, और फिर इसके अंदर भी हम एक कॉलम जो है ब्लैंक रख रहे हैं सेकंड, और ब्लैंक कॉलम रखने के बाद एक लास्ट कॉलम आ जाएगा हमारे पास अमाउंट। ठीक है जी। और अब यहाँ पर इसको कलर कर रहे हैं। यहाँ पे कलर के लिए मैं इसको ऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ। ऑल सेलेक्ट के साथ यहाँ पे कलर कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ से बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है जी। ये हमारी टाइप हो गई एसेट्स, लायबिलिटीज, और यहाँ पर इसकी अकाउंटिंग नेचर की बात करें अगर हम, तो ये हमारा क्रेडिट होता है, और इसकी अगर अकाउंटिंग नेचर की बात करें हम, तो ये हमारा डेबिट होता है। ठीक है जी, अकाउंटिंग नेचर। और इसके अंदर सबसे पहले करंट एसेट आएगा। करंट एसेट में क्या क्या हो सकता है? कैश एंड अकाउंट रिसीवेबल एंड इन्वेंट्री। अब देखें करंट एसेट क्या होता है। करंट एसेट को पहले समझते हैं हम। यहां तक तो समझ में आ गया। बैलेंस शीट के दो बुनियादी हिस्से होते हैं, एक साइड होती है एसेट और दूसरी साइड होती है लायबिलिटीज। एसेट्स वो साइड्स होती है जिसका वो चीजें कह सकते हैं जिसका कंपनी को फ्यूचर में बेनिफिट्स होता है, और लायबिलिटीज को हम ये कह सकते हैं एसेट खरीदने के लिए जो हम पैसे लेते हैं, जहां से वो हमारे तमाम कीमती चीजों के लिए जो हम पैसे लेते हैं वो हमारी लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी साइड कहलाती है। और बैलेंस शीट को बनाना इसलिए ज़रूरी होता है कि ऑनर खुद कितना पैसा लगा रहा है और खर्च के लिए कितना उधार लिया बैंक से, यानी लोन लिया है। और अगर उसमें हमारे बैंक से लोन ज़्यादा लिया हुआ है या उधार ज़्यादा होता है तो कंपनी करप्ट भी हो जाती है, बैंक करप्ट कहलाती है, या फिर दिवालिया भी हो जाता है। तो बैलेंस शीट को बनाने का मेन मकसद ये होता है। जो लायबिलिटीज और ऑनर इक्विटी होती है, लायबिलिटीज में वो तमाम पैसा जो कंपनी खर्च खरीदने के लिए कंपनी के पास ऑनर खुद लगा रहा है। इक्विटी वो होती है वो पैसा जो ऑनर खुद लगाता है, और लायबिलिटीज वो तमाम कंपनी खर्च खरीदने के लिए कंपनी के पास नहीं है, तो जो कर्जा लेती है वो लायबिलिटीज कहलाती है। ठीक है जी। और फर्स्ट अमूमन आम तौर पे एंड ऑफ ईयर के अंदर ये हमारी प्रेपर की जाती है, ताकि हमारी जिस डेट को ये बनी हुई है उस डेट की माली पोजीशन, कंपनी की फाइनेंशियल क्या है वो पता चले। तो यहाँ पर मैं डेट इंटर कर रहा हूँ 31/2024। ठीक है जी। बाकी ऊपर टॉप में कंपनी का नाम वगैरह ऐड हो जाएगा। यहाँ से मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, इंसर्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और यहाँ पर हमारे पास हेडिंग आ जाएगी बैलेंस शीट, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एबीसी कंपनी,
ठीक है जी, तो ये हमारी सारी हेडिंग्स आ जाएंगी। अक्रॉस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे और सेंटर कर लेता हूँ। इसके अलावा अब यहाँ पर जो करंट एसेट्स की कैटेगरी मैंने रखी है, इसको मैं कलर ब्लैक कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये हमारी मेन हेडिंग्स है, करंट एसेट्स। करंट एसेट ऐसी तमाम चीजें या एसेट जिनका फायदा हमें 1 साल से कम अरसे के लिए होता है, उसे हम अपने करंट एसेट्स कहते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें, कैश वो अमाउंट होता है जिसे कंपनी फ्यूचर में इस्तेमाल के लिए अपने पास रखती है या कुछ खरीद सके या परचेज करे, वो हमारा कैश अमाउंट होता है। मिसाल के तौर पे 10,000 हमने कैश ऐड कर दिया यहाँ पे। उसके बाद ठीक है जी, तो जो भी परचेज के लिए फ्यूचर में जो भी हमें खरीदारी वगैरह करनी होती है, कुछ खरीद सके हम, तो वो भी हमारा करंट एसेट्स होता है कैश। तो वो हमने डायरेक्ट लिख दिया। उसके बाद हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल में कुछ लोगों को हमने कुछ चीजें सेल करी, लेकिन अकाउंट में पैसे हमारे पास नहीं आए, तो ये अकाउंट रिसीवेबल भी हमारा करंट एसेट शुमार होता है। तो हमें फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा इससे, जो पैसे आएंगे, तो इसको भी हम करंट एसेट में लिख देते हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल में मैं 5,000 ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को हम 1 साल के अंदर अंदर बेच सकते हैं, यानी सेल कर सकते हैं, तो फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा हमें इसका भी। तो ये हमारी इन्वेंट्री हो गई, तो इसकी अमाउंट भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, 2,000। इसमें प्रीपेड एक्सपेंस के लिए भी हम अमाउंट ऐड कर देते हैं, 1,000। ठीक है जी, अब ये अमाउंट सारा आ जाएगा अमाउंट वाले कॉलम के अंदर। इसके साथ हमारे पास आ जाएगा नॉन करंट एसेट, और सेम फॉर्मेट हम यहाँ से उठाएंगे। नॉन करंट एसेट्स के अंदर मिसाल दे रहा हूँ मैं, जैसे कोई कंपनी फर्नीचर बाइंग करती है। अब 2 लाख का फर्नीचर ले लिया, उसके ऊपर हमारी साल के बाद जो डिप्रिसिएशन वैल्यू होगी 40,000, वो लेस हो गई, तो वो भी हम इधर इंक्रीज करते हैं, नॉन करंट एसेट कहलाते हैं, जिनका हमें 1 साल के बाद भी बेनिफिट मिलेगा, 1 साल से ज्यादा के टाइम के बाद, तो वो हमारे नॉन करंट एसेट है। इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह भी हो सकती है। अब नॉन करंट एसेट में एग्जांपल मैंने फर्नीचर दी थी, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये इन्वेस्टमेंट थी नॉन करंट एसेट्स को। और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करी, फिर इंटेंजिबल एसेट्स, वो उसका अमाउंट हम यहाँ लिख लेते हैं। अब इसमें हमारी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में 50,000 इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर 10,000, और इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर 5,000। नॉन करंट एसेट कैटेगरी मैंने बताती है, अकाउंटिंग नेचर जितने भी एसेट्स होती हैं वो डेबिट्स कहलाती हैं। करंट एसेट जिनका फायदा बेनिफिट 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न हो रहा होता है, हमें उसको करंट एसेट। नॉन करंट एसेट लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट जो होती है, उसके लिए हम नॉन करंट एसेट्स टाइप को यूज करते हैं। और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ थिक आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो टोटल करने होंगे थिक आउटसाइड बॉर्डर में मैं इसको टोटल करूंगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर आ जाएगा टोटल करंट एसेट्स, और यहाँ पर आ जाएगा नॉन करंट एसेट। और यहाँ पर आ जाएगा टोटल करंट एसेट्स। ठीक है जी, अब इसको हम यहाँ से प्लस कर लेंगे, और यहाँ से टोटल को हम इक्वल ऑल इसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो हेडिंग आएगी वो आ जाएगी टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में फिर इक्वल टोटल नॉन करंट एसेट्स प्लस करेंगे टोटल करंट एसेट्स, तो ये हमारी टोटल एसेट साइड का टोटल आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से बोल्ड वगैरह कर लेते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं अपने लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी साइड्स, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल रहा हूँ करंट लायबिलिटीज, सेम ये फॉर्मेट पे एंटर क्लिक करेंगे।
अब इसमें कैटेगरीज ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने अकाउंट्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, एक्यूरेट एक्सपेंस लिख दिया है। अकाउंटिंग नेचर क्रेडिट है, क्रेडिट साइड वाली चीजों को हम राइट हैंड पे लिखते हैं, राइट साइड पे मैंने बता दिया था। और ये वो होता है करंट लाइबिलिटीज, जिनको सिर्फ सिंपल लाइबिलिटीज करंट वो कहलाते हैं जिनको हमें 1 साल में वापस करना है, तो उसे हम करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। अकाउंट पेएबल, हमने कुछ परचेज किया लेकिन अभी पेमेंट इन्हें देनी है, तो वो अकाउंट पेएबल में लिख दिया जाएगा। और इसी तरह अगर शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, जो हमने कोई कर्ज वगैरह लिया है, तो जो इनका इंटरेस्ट वगैरह होता है या कर्ज का रिटर्न, वो हमारी भी करंट लाइबिलिटीज के अंदर आती है, और एक्यूरेट एक्सपेंस वगैरह। तो इसका अमाउंट हम अमाउंट कॉलम में ऐड करेंगे यहाँ पर। मिसाल के तौर पे कुछ परचेजेस करी है, अभी अकाउंट पेएबल में हमें पेमेंट करनी 3000, ये कर दिया मैंने। शॉर्ट टर्म लोन 2000, और एक्यूरेट एक्सपेंस जो है वो मैंने 1000 लिख दिया यहाँ पे। अब सेम इसी तरह यहाँ पर आ जाएगा टोटल करंट लाइबिलिटीज, और यहाँ से इसको और इसको टोटल करंट एसेट्स, टोटल वाला सेल, और ये हम कर लेते हैं बोल्ड, और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये टोटल की वैल्यू शो हो जाए हमारे पास। और इसको हम टोटल करंट लाइबिलिटीज को भी यहाँ पर प्लस करेंगे, ऑल वैल्यूज की सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। और नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज। सेम यही फॉर्मेट उठा लेते हैं यहाँ पे, और इधर हम कर लेते हैं यहाँ पे इसको नॉन करंट कर देंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब लॉन्ग टर्म डेबिट और डिफरेंट टैक्स लाइबिलिटीज मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है जी, और इस वाले सेल को कंट्रोल के साथ क्लिक, बोल्ड, और थोड़ा सा फॉन्ट को हम बड़ा कर लेंगे यहाँ से। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म डेबिट में मैंने लिख दिया 40,000, और डेफिड टैक्स के अंदर 20,000, और यहाँ पर फोर में 4,000 यहाँ पर टैक्स लाइबिलिटीज। मिसाल के तौर पर अगर हमने हमने एसेट्स खरीदने के लिए पैसे कम हो गए थे, तो हमने बैंक से लोन ले लिया 20,000, और इसे हमें 1 साल के बाद वापस करना है, तो ये लॉन्ग टर्म डेबिट में हमने लिख दिया है, तो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है जी, बाकी टैक्स डिफरेंट लाइबिलिटीज हमने वो यहाँ पे ऐड कर दिया। अब उसके बाद टोटल नॉन करंट लाइबिलिटीज के लिए ये अमाउंट भी हमारा इधर ही ऐड होगा अमाउंट कॉलम में, और यहाँ से मैं थिक बॉर्डर कर रहा हूँ, और इसको प्लस करेंगे डिफरेंट टैक्स लाइबिलिटीज, तो ये हमारा आ जाएगा 24,000। अब इसके साथ हमारे पास यहाँ से मैं इसको मूव कर रहा हूँ या रॉ ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारी कैटेगरी आएगी टोटल लाइबिलिटीज, और इसको भी फॉर्मेट, यहाँ से फॉर्मेट पे एंटर क्लिक, और इसके अंदर हम क्लिक करेंगे इक्वल करंट लाइबिलिटीज प्लस टोटल करंट नॉन करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आएगा यहाँ पर, इसको मैं और मजीद नीचे मूव कर लेता हूँ, ऑनर इक्विटी। ठीक है जी, कैटेगरी आ जाएगी यहाँ पर ऑनर इक्विटी, और यहाँ से इसको भी फॉर्मेट पे एंटर ले लेंगे। ऑनर कैपिटल, जो ऑनर की तरफ से इन्वेस्टमेंट की गई है वो ऑनर कैपिटल में आ जाएगा, मिसाल के तौर पे 40,000। ठीक है जी, ऑनर कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट ऑनर की तरफ से आती है वो अमाउंट, और रिटेन अर्निंग शुरू से लेकर अभी तक आज तक जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें से कुछ पैसा ऑनर ने ले लिया है, और जो बाकी हमारे पास बचता है, क्योंकि ऑनर हमारा, वो हम जो बचता है बाकी वो हम इक्विटी में जमा कर देते हैं, तो वो रिटेन अर्निंग कहलाती है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो रिटेन अर्निंग होगी वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 13,000। अब हमारे पास यहाँ पर मैंने टोटल लाइबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी जो है इसको चेक करना है, तो यहाँ पे मैं इसको भी थिक बॉर्डर कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो हम आएंगे
इसको भी डायरेक्ट प्लस करना है अगर, तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे एक रॉ ऐड कर लेते हैं और इसको भी यहाँ पे टोटल कर लेंगे। टोटल ऑनर इक्विटी का जो अमाउंट है, ऑनर कैपिटल और रिटेन अर्निंग दोनों प्लस कर ली हमने। और फिर उसके बाद फाइनली अमाउंट चेक करने के लिए टोटल लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी इक्वल, इसको सिलेक्ट करेंगे और प्लस करेंगे जो टोटल लायबिलिटीज हमने ऐड करी थी। यहाँ पे हमने करंट लायबिलिटीज और नॉन करंट लायबिलिटीज का टोटल किया था, तो सेम हमारा वही अमाउंट आना चाहिए जो टोटल एसेट्स था हमारे। ठीक है, वही हमारी टोटल लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी होगी। ठीक है जी, तो ऑनर इक्विटी जो पैसा हमने खुद लगाया और जो हमने उधार लिए यानी लायबिलिटीज थी उनको टोटल किया, तो वो हमारे बन गए टोटल एसेट्स। तो ये दोनों अमाउंट हमारे सेम होंगे, टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटी एंड ऑनर इक्विटी। अब यहाँ से इसको फॉर्मेट करके अच्छा सा प्रेजेंट कर सकते हैं अपना। कोई भी किसी भी हवाले से कोई डाउट हो वो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। और सब चीज़ें अगर क्लियर इजीली तरीके से हो गई हैं जिस तरह एक्सप्लेन किया है मैंने, अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखी है तो सब उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना और सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें सोशल मीडिया पे, ग्रुप्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।